तो साइंस में मैंने अभी तक बताया था कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो सेल्स कहां पर पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखना ये कि अगर हम इन सेल्स को देखना चाहते हैं, मतलब पत्ती के अंदर सेल्स को अगर देखना चाहते हैं, मेसोफिल सेल्स को, तो ऐसा तो है नहीं कि पत्ती को हमने हाथ पर लिया और देखने लग गए और वो सेल्स हमको दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो ऐसे हमको देखेंगे नहीं बिना माइक्रोस्कोप के। बिना माइक्रोस्कोप के तुम किसी भी तरह के कोई से भी सेल को कभी भी नहीं देख सकते। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम उन सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो, उन सेल्स को ढूंढना चाहते हो कि वो पत्ती के अंदर कहां पर है, तो उनको देखने के लिए हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे या फिर हम कौन से माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं तुमको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा। हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक तो होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? लाइट माइक्रोस्कोप। और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है? नाम से ही पता चल रहा है लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। लाइट माइक्रोस्कोप लाइट की मदद लेता है, रोशनी की मदद लेता है, और उस रोशनी की मदद से किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म को, किसी भी छोटे से छोटे सेल को ढूंढने में हमारी मदद करता है, या फिर ये लाइट का इस्तेमाल करके हमें सेल्स को दिखाने की कोशिश करता है। कौन सा वाला माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये लाइट की हेल्प लेता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की हेल्प नहीं लेता, ये इलेक्ट्रॉन्स की मदद लेता है। ये क्या करता है? जैसे कि मान लो तुमने पत्ती को माइक्रोस्कोप में रखा, हरी पत्ती को, किसी भी प्लांट की हरी पत्ती को तुमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उससे तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? उसके अंदर के सेल्स। तो तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। अब मुद्दे की बात यह कि ये कैसा माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ध्यान रहे, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप होता है और लाइट माइक्रोस्कोप हमारा बेसिक टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप होता है। और दोनों में क्या मतलब है इनका यूज करने का? देखो, जब तुम सेल्स के बारे में पता लगाना चाहते हो, जब तुम कौन से वाले सेल्स के बारे में पता लगाना चाहते हो? मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स का अगर पता लगाना चाहते हो तो ये वाला माइक्रोस्कोप भी तुम्हें बता देगा और ये वाला माइक्रोस्कोप भी बता देगा। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ये हमें उतनी अच्छे से बारीकी से, उतनी अच्छी से बारीकी से डिटेल नहीं बताएगा जितनी बारीकी से कौन सा माइक्रोस्कोप हमको बता देगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम्हें छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी खासियत भी बिल्कुल क्लियर दिखाता है। एक एक चीज, दाना दाना, जैसे नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उन दानों को भी बारीकी से दिखा देगा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लाइट माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त नहीं होती जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी के भी ऊपर लाइट फेंकता है तब वो चीज हमें दिखाई देती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंकता है तब वो चीज हमें दिखाई देती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे फेंकता है या फिर ये कैसे काम करता है। तो भाई 9th या 10th क्लास की साइंस का लेवल नहीं है ये। अगर तुम्हें इसके बारे में डीप नॉलेज लेनी है तो 12th स्टैंडर्ड के बाद तुम्हें मौका मिल सकता है इंजीनियरिंग के लेवल में कि ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया। ये इलेक्ट्रॉन की मदद लेता है चीजों को दिखाने में और ये रोशनी की मदद लेते हैं चीजों को दिखाने में। अभी 10th क्लास के लेवल के हिसाब से हमारे लिए इतना जानना ही काफी है। अब जरा सी पॉइंट पढ़ते हैं। और सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सी पॉइंट में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेंस। मतलब कि अगर हम इन सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? अब ये पॉइंट हमें पढ़कर समझ में आएगा। तो जरा रीड करते हैं। तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पास ये कंटेंट होना चाहिए जो मैं पढ़ने वाला हूं। दे कैन बी सीन इजीली अंडर हाई पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो देखो, अगर तुम मेसोफिल सेल्स को देखना चाहते हो तो तुम किससे देख सकते हो? लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके ये वाले सेल्स तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। फिर लिखा हुआ है बट द फाइनर डिटेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर तुम कैसी डिटेल देखना चाहते हो? फाइनर डिटेल। फाइनर का मतलब होता है क्लियर, फाइनर का मतलब होता है बारीक से बारीक चीज, फाइनर का मतलब होता है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखना। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हो, फाइनर डिटेल देखना चाहते हो, बारीक बारीक बातों का भी पता लगाना चाहते हो, तो क्लोरोप्लास्ट की बारीक बारीक बातें
क्या तुम्हें इस वाले माइक्रोस्कोप से पता चलेगी? नहीं, तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा इस वाले माइक्रोस्कोप का। कौन से वाले माइक्रोस्कोप का? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो लिखा हुआ है बट द फाइनर डिटेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को देखना है तो देखने की मदद तो तुम्हें इससे भी मिल जाएगी, लाइट माइक्रोस्कोप से, लेकिन तुम उसकी फाइनर डिटेल देखना चाहते हो, बहुत ही क्लियर इमेज देखना चाहते हो, एचडी हाई क्वालिटी, तो तुम्हें मदद लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसा कि मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताया है फोटोसिंथेसिस, और थोड़ा सा क्या काफी कुछ बता दिया है वैसे तो फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किन में पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। जो किन में पाया जाता है? ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात ये कि क्या ये एक अकेला प्रोसेस ही सब कुछ करता है या इसके अंदर भी कुछ होता है? बिल्कुल, इसके अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं। एक तो हमारा कहलाता है लाइट फेज, एक हमारा क्या कहलाता है? लाइट फेज, और एक कहलाता है डार्क फेज। एक होता है लाइट फेज जो रोशनी में होता है, रोशनी की सहायता से होता है, और एक होता है डार्क फेज जिसमें रोशनी का कोई रोल नहीं होता। इसके अंदर सनलाइट का रोल होता है और इसके अंदर सनलाइट का रोल नहीं होता। अब तुम्हें मालूम है ये दोनों ही प्रोसेस किसका हिस्से हैं? दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं? दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस के अंदर आते हैं। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि ये भी प्लांट के अंदर होगा और ये भी प्लांट के अंदर होगा, ये भी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होगा और ये भी प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना एक हिस्सा होता है ग्रेना। क्या होता है? एक हिस्सा ग्रेना। ये ग्रेना के अंदर होता है। ये वाला पार्ट कहां पर होता है? ग्रेना के अंदर, लाइट फेस। और डार्क फेस कहां पर होता है? डार्क फेस होता है स्ट्रोमा के अंदर। और ये दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं? ये दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस के कितने टुकड़े होते हैं? दो टुकड़े होते हैं। एक तो होता है लाइट फेस और एक होता है डार्क फेस। तुम्हें ये शब्द थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा कि ये फेस क्या चीज होती है? PHASE, फेस। तो ये फेस का क्या मतलब है? तो फेस का मतलब ऐसे समझ लो, एक तरीके से दो टाइम पीरियड। कुछ समय तक तो उसके अंदर लाइट वाली रिएक्शन होती है और कुछ समय तक उसके अंदर डार्क वाली रिएक्शन होती है। तो कितने समय तक लाइट वाली रिएक्शन होती है? लाइट फेस। और जितने समय तक डार्क वाली रिएक्शन होती है? डार्क फेस। और ये डार्क फेस होता है स्ट्रोमा के अंदर और ये लाइट फेस होता है ग्रेना के अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आएगा कि ग्रेना क्या है और स्ट्रोमा क्या है। तो देखो, ज्यादा बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, वरना तो बहुत कुछ होता है बताने को इनके बारे में। मैं इतना बता देता हूं कि जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना वाला पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही जबरदस्त हिस्सा होता है। इसके अंदर है ना एक खासियत होती है लाइट को कलेक्ट करने की। कहीं से भी रोशनी आए, कितनी भी रोशनी आए, सूरज से आने वाली जो किरणें होती है ना, सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं, तो सबसे ज्यादा किरणें कहां पर इकट्ठी होती हैं? आकर ग्रेना के अंदर। और ग्रेना के अंदर इतनी सारी रोशनी आती है तो वो रोशनी कौन करता है? लाइट फेस इस्तेमाल। उस रोशनी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? लाइट फेस में। अब स्ट्रोमा की बात करते हैं। तो स्ट्रोमा बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर डार्क फेस होता है, लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं आती है, तभी तो इसका नाम क्या है? डार्क फेस। दूसरी चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, हाईलाइन। हाईलाइन वाले हिस्से में होता है मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी जैसा। तो ये जो स्ट्रोमा का एरिया होता है ये थोड़ा थोड़ा सा लिक्विडिफाई होता है, पानी जैसा होता है। तो अब तुम्हें ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा जो पॉइंट मैं पढ़ने वाला हूं। ये पॉइंट भी तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स लाइट फेस एंड डार्क फेस। तो पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कितने फेज शामिल होते हैं भाई? दो फेज शामिल होते हैं। बोर्ड पे देखो कौन कौन से, एक होता है लाइट फेज और एक होता है डार्क फेज। बात समझ में आ गई होगी। अकर्स, और ये दोनों प्रोसेस कहां पर होते हैं? अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों के दोनों किसमें होते हैं? देखो मैंने बताया है ना, ये दोनों के दोनों किसमें होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं। दोनों प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं। देयर आर ग्रीन कलर्ड ग्रेना। ये कह रहा है कि जो ग्रीन कलर्ड के ग्रेना होते हैं ये किसके अंदर रखे हुए होते हैं? एम्बेडेड का मतलब होता है रखे हुए होना, एम्बेडेड का मतलब होता है पड़ा हुआ होना। तो ये जो ग्रेना होते हैं ना, ये जो ग्रेना के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये ग्रेना कहां पर पड़े हुए होते हैं? ये ग्रेना पड़े हुए होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। देखो बोर्ड पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं।
मैं ना तुम्हें रियल डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बस। सपोज मान लो ये पूरा का पूरा एरिया लिक्विड वाला एरिया है, सारा का सारा एरिया क्या है, लिक्विड वाला। मतलब कि ये कौन सा एरिया है, स्ट्रोमा का, सारा का सारा लिक्विड वाला एरिया है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या पड़े हुए होते हैं, ग्रेना। इसी के अंदर क्या पड़े हुए होते हैं, ग्रेना, जी फॉर ग्रेना। इन ग्रेना के अंदर कौन सी वाले फेज होता है, इन ग्रेना के अंदर होता है लाइट वाला फेज। और बाकी के स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, बाकी के स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क वाला फेज। तो देखो इसके अंदर एक बात आई थी कि जो ग्रेना होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रेना जो है ग्रीन कलर के होते हैं। तो ध्यान रहे, जी फॉर ग्रेना और जी फॉर ग्रीन। देयर आर ग्रीन कलर्ड ग्रेना एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है पड़ा होना। तो ये कहां पर पड़े हुए होते हैं, लिक्विडी स्ट्रोमा के अंदर। लिक्विडी मतलब पूरा का पूरा स्ट्रोमा कैसा होता है, पानी की तरह होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ग्रेना एम्बेडेड इन अ लिक्विडी हाइलिन स्ट्रोमा। हाइलिन ये इसका पूरा नाम है, हाइलिन, हाइलाइन, वैसे इसको हाइलाइन पढ़ते हैं। द लाइट फेज अकर्स इन ग्रेना। तो ये बात मैंने पहले बता दी है कि जो लाइट फेज होता है वो कहां पर होता है, ग्रेना में। एंड डार्क फेज अकर्स इन स्ट्रोमा। और डार्क वाला फेज कहां पर होता है, डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में। तुम्हें मालूम है जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस लेते रहते हैं, CO2 लेते रहते हैं। प्लांट लगातार कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट लगातार CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। लेकिन हमें ना टेंशन पता है किस बात की है, हमें टेंशन उस बात की है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। हमें कौन से वाले प्लांट की टेंशन है, हमें टेंशन है एक्वेटिक प्लांट की। क्यों, तुम्हें मालूम है एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। ऐसे प्लांट जो पानी में पैदा होते हैं, पानी में ही पनपते हैं और पानी में ही रहते हैं। या तो पानी की सतह के ऊपर जो पानी होता है ना, नदियों का, नहरों का या नालों का, कोई सा भी पानी, तो पानी की सतह पर रहने वाले जो पौधे होते हैं, हम उन पौधों की बात कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट की। तो ये तो पानी में पड़े होते हैं, तो इनको CO2 कहां से मिलती है, या फिर ये अपनी CO2 कहां से लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये पानी में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, तो पानी के अंदर भी CO2 मिलती है। और पानी के अंदर जो CO2 मिलती है ना, वो कैसी फॉर्म में मिलती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। पानी के अंदर जो CO2 पड़ी रहती है वो घुली हुई फॉर्म में पड़ी हुई होती है। पानी के अंदर भी काफी गैसेस होती है, खास करके नदियों के पानी के अंदर, नदियों के या समुद्र वगैरह के पानी में भी काफी सारी गैसेस होती है, जिनमें से एक गैस होती है CO2। तो पानी के अंदर जो गैस होती है ना, उस गैस का इस्तेमाल करते हैं ये वाले प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये है, क्या पानी के अंदर इतनी गैस होती है कि प्लांट का काम चल जाता है, क्या पानी के अंदर इतनी गैस होती है कि प्लांट का काम चल जाता है। तो आंसर है बिल्कुल। बल्कि एक बात मैं बताता हूं कि पानी के अंदर एटमॉस्फेयर के मुकाबले, पानी के अंदर एटमॉस्फेयर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा गैस पाई जाती है। पानी के अंदर पता है 50 गुना ज्यादा गैस होती है। उसका क्या रीजन है, उसका ये रीजन है कि पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं ना, वो भी तो CO2 निकाल रहे हैं। और वो CO2 जो हवा से मिल रही है, जो हवा से CO2 मिलती है, वो भी पानी के सरफेस पर चिपक जाती है, वो भी पानी के सरफेस पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो दैट्स व्हाई वाटर कंटेन मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए पानी के अंदर इतनी ज्यादा गैसेस मिलती है, चाहे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई दूसरी गैसेस हो। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखो इसी बात पर ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन CO2। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये कैसे CO2 को ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है इकट्ठा करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो कैसे वो CO2 को प्राप्त करते हैं, जरा आंसर देखते हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स टेक डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ CO2। तो बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। जो प्लांट की बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी पर वो CO2 लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। लकड़ी की जो शाखा है उससे, क्योंकि वो पूरे तो पानी में डूबे रहते हैं, पूरा का पूरा प्लांट किसमें डूबा रहता है, पानी में डूबा रहता है, या फिर थोड़ा बहुत पानी से बाहर भी निकलता है कभी कभी। तो पूरा प्लांट तो पानी में डूबा रहता है। तो चारों तरफ तो क्या होता है, पानी पानी होता है। और मैंने बताया था कि पानी के अंदर क्या होती है, CO2 होती है। और वो भी कितने गुना, 50 गुना। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, पूरे 50 गुना CO2 होती है। तो वो पूरी बॉडी से लेते रहते हैं CO2। सोचो
हमने तो पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हरी पत्तियों के सहारे CO2 लेते हैं, लेकिन अगर एक्वेटिक की बात करें ना, एक्वेटिक की, तो ये तो पूरी बॉडी से लेते रहते हैं। कमाल की बात है भाई, इनसे बढ़िया जिंदगी तो किसी की नहीं है। तो पूरी बॉडी से ये प्लांट जो है CO2 लेते हैं। फिर आगे देखो क्या है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, ये माना जाता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है ऐसा माना जाता है या आकलन किया जाता है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट CO2 concentration in ocean water is over 50 times more as compared to atmosphere। मतलब जो CO2 हवा के अंदर प्रेजेंट है, जो CO2 इस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, उसके मुकाबले ओशियन के वाटर में ज्यादा CO2 होती है। और कितनी ज्यादा CO2 होती है? 50 गुना। बताओ, 50 टाइम्स मोर। इतनी ज्यादा CO2 तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कई बार। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस काम कैसे करता है। हमने देखा था कि जो लाइट फेज होता है और डार्क फेज होता है, लाइट फेज किस में आता है? ग्रेना के अंदर, और डार्क फेज किसके अंदर आता है? स्ट्रोमा के अंदर। अब ये देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये वर्क करती है, तो कैसे वर्क करती है? तुम कहोगे ये तो मैंने पढ़ा दिया, रिएक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया। नहीं, मैंने इसकी मैकेनिज्म नहीं समझाई है। अभी मैंने इसकी मैकेनिज्म थोड़ी ना समझाई है, तो मैकेनिज्म समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, मैंने इसकी मैकेनिज्म को नोट्स के अंदर स्टेप्स में डाल रखा है। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहला स्टेप। भाई फोटोसिंथेसिस में मैंने तुम्हें बताया था बिना सूरज की रोशनी के, बिना सूरज की रोशनी के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कितने भी बड़े प्लांट क्यों ना उगा लो, ठीक है। तो बिना रोशनी के कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले लाइट आती है ग्रीन ग्रीन पत्तियों पर, हरी हरी पत्तियों पर सबसे पहले क्या गिरेगी? लाइट गिरेगी। तो देखो, यहीं से फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। इसी स्टेप से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब सबसे पहले क्या आकर गिरती है? सूरज की पहली किरण आकर हरी हरी पत्तियों पर गिरती है या पौधे पर गिरती है, ठीक है। तो स्टेप 1 को जरा समझते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत होना, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट होना। तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप कहां से शुरू होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ग्रीन लीव्स। जब रोशनी किस पर गिरती है? जब प्रकाश किस पर गिरता है? जब प्रकाश हरी हरी पत्तियों पर गिरता है। और यहीं से शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पे, अब तुम्हें मालूम है कि लाइट किस पर गिरी है? जो सनलाइट है, सनलाइट गिरी है ग्रीन ग्रीन पत्तियों पर, हरी हरी पत्तियों पर। लेकिन इन हरी पत्तियों पे क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। हरी पत्तियों में ना एक खासियत होती है क्लोरोफिल, और तुम्हें मैंने बता दिया था कि क्लोरोफिल बहुत ही कमाल की चीज है। ये क्या करती है? ये सारी की सारी सनलाइट को लेती रहती है अपने अंदर। सारी सनलाइट इसके अंदर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, सारी सनलाइट ले लेगी। ये पूरी की पूरी सनलाइट को ये अपने अंदर ले लेती है। ये जो सनलाइट होती है ना, इस सनलाइट को विजिबल लाइट भी कहते हैं। अच्छा, विजिबल लाइट क्यों? क्योंकि ये लाइट विजिबल है। तुम्हें मालूम है ना, सूरज से आने वाली रोशनी को हम लोग देख सकते हैं, सूरज से आने वाली रोशनी को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो लाइट होती है ना, सनलाइट, सनलाइट को ही क्या बोला जाता है? विजिबल लाइट। वैसे तुम्हें अभी पता नहीं है, एक चैप्टर आएगा लाइट वाला, वहां पर मैं तुम्हें विजिबल लाइट के बारे में सारी बातें बताऊंगा कि सनलाइट को विजिबल लाइट क्यों कहते हैं, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पर है। वैसे मैं बस इतना बता देता हूं फिलहाल के लिए कि लाइट कहने का मतलब विजिबल लाइट इसलिए क्योंकि इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो बताओ, ये सारी की सारी विजिबल लाइट सबसे पहले किसके अंदर आकर इकट्ठी हो जाती है? क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। सारी की सारी विजिबल लाइट किसके अंदर आ जाती है? क्लोरोफिल के अंदर। और जब लाइट एनर्जी उसके अंदर आती है तो उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है लाइट मिलते के साथ ही। प्लांट के अंदर एक ताकत आती है लाइट मिलते के साथ ही, और वो क्या कर देता है? प्लांट उस ताकत का इस्तेमाल करता है और वाटर के 2 टुकड़े कर देता है। इसकी हाइड्रोजन और इसकी ऑक्सीजन अलग अलग कर देता है। तुम्हें मालूम है ना ये बात? वाटर के अंदर 2 चीजें होती हैं। तुम्हें याद है वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। तो ये क्या करता है? जैसे इसको लाइट मिलती है ना, लाइट मिलते के साथ ही वाटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा हो जाता है हाइड्रोजन और एक टुकड़ा हो जाता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जनरली पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जनरली नेगेटिव होती है, इसलिए इसको यहां पर बोला गया है प्रोटॉन और इसलिए इसको यहां पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन।
तो कुल मिलाकर जैसी सनलाइट प्लांट के अंदर घुसती है तो वाटर के कितने टुकड़े हो जाते हैं? वाटर के टुकड़े हो जाते हैं 2। वाटर के अंदर 2 गैस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन वाला टुकड़ा अलग और ऑक्सीजन वाला टुकड़ा अलग। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव को तुम्हें याद है 9th क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोटॉन। और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन को लेकर चलता है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 2 टुकड़े कर दिए, 2 आयन अलग कर दिए, प्रोटॉन अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया। देखो सबसे पहले लाइट आई और लाइट किसके अंदर एंटर करी? क्लोरोफिल के अंदर। और जैसी लाइट क्लोरोफिल के अंदर आ गई तो उसको कुछ एनर्जी मिली, ताकत मिली, और उस ताकत का इस्तेमाल करा उसने हाइड्रोजन को अलग करने में और ऑक्सीजन को अलग करने में। किसमें से? वाटर में से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 टुकड़े कर दिए, वाटर में से अलग कर दिए। अब तुम्हें मालूम है ये काम तो अक्सर होता रहता है और इस काम को क्या बोला जाता है? मुझे बताओ, क्या ये काम बिना सनलाइट के हो सकता है? नहीं। क्या बिना सूरज की रोशनी के हो सकता है? नहीं। इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेप को बोला जाता है फोटोलिसिस। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? फोटोलिसिस या फिर फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब जरा स्टेप 2 पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने नोट्स में ध्यान देना, लाइन टू लाइन। द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। मैंने बता दिया था कि पिगमेंट का मतलब क्या होता है। पिगमेंट का मतलब होता है नेचुरल कलर। पिगमेंट का मतलब होता है कुदरत से बनने वाली चीज। तो ये पत्तियों के अंदर कुदरती बनती है, नेचुरली बनती है। इसको मैंने नहीं बनाया, इसको तुमने नहीं बनाया, इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको कुदरत ने बनाया, नेचर ने बनाया है। तो नेचर की वजह से उसके अंदर ये चीज पाई जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो जो पिगमेंट क्लोरोफिल होती है और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो वो सारी की सारी लाइट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो उसके अंदर वो लाइट समा जाती है। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और बाद में आने की क्या होता है? जब लाइट उसके अंदर आ गई, ताकत उसके अंदर आ गई, शक्ति उसके अंदर आ गई, तो वो वाटर को तोड़ देगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड। तो देखो हाइड्रोजन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? प्रोटॉन। अभी अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है तो प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये वाटर किसमें टूट जाएगा? वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इवॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। तुम्हें मालूम है कि प्लांट के अंदर से लगातार कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है जो हमको मिलती है। तो निकलने को क्या बोलते हैं? निकलने का मतलब होता है इवॉल्व होना। तो प्लांट के अंदर से ये ऑक्सीजन लगातार निकलती रहती है। और इस दूसरे स्टेप को कंप्लीटली क्या बोला जाता है? इस दूसरे स्टेप को कंप्लीटली बोला जाता है फोटोलिसिस। इस चीज को क्या बोला जाएगा? फोटोलिसिस। तो देखो मैंने तुम्हें स्टोमेटा के बारे में काफी कुछ बताया था, मैंने तुम्हें स्टोमेटा का डायग्राम भी बनवाया था। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में ना 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि हमें ये बताइए कि स्टोमेटा करती क्या है, मतलब कि स्टोमेटा का काम क्या होता है। तो सिंपल एक काम होता है, तुम्हें सबसे पहले मालूम ही है, स्टोमेटा के अंदर ही सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। वैसे तो देखो गैसेस एक्सचेंज का काम रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है, लेकिन मेनली गैसेस एक्सचेंज करने का काम, ऑक्सीजन निकालने का काम और CO2 लेने का काम। तुम्हें मालूम है ना प्लांट क्या लेता है? CO2 और क्या निकालता है? O2। तो ऑक्सीजन लेने निकालने का काम और CO2 लेने का काम, ये दोनों ही काम कहां पर होते हैं? स्टोमेटा के अंदर होते हैं। तो देखो अगला टॉपिक यही है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो नंबर 1 में क्या है? गैसेस एक्सचेंज इन रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, स्टोमेटा वहां पर काम आता है। तुम्हें मालूम ही होगा रेस्पिरेशन, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज, इसी चीज को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जरूरी नहीं है सिर्फ गैसेस को ही एक्सचेंज करते हैं, जितने भी स्टोमेटा होते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। गैसेस के साथ साथ पानी की जो भाप होती है, वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर को भी एक्सचेंज करते हैं। तुमने देखा होगा कि कभी कभी हरी हरी पत्तियों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें ठहर जाती हैं। तो वो इसलिए ठहरती हैं क्योंकि पत्तियों में से पानी बाहर निकल रहा है। तो पत्तियों में से पानी भी बाहर अंदर बाहर होता रहता है। और इसमें भी कौन काम करता है? स्टोमेटा। तो देखो नंबर 1 पॉइंट तो ये था कि गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है स्टोमेटा। और नंबर B पॉइंट ये है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जो वेपर होती है ना, या जो भाप होती है,
तो भाप की मदद से भी पानी इधर उधर जाता रहता है, कभी अंदर तो कभी बाहर, तो पानी को भी एक्सचेंज करने में मदद करता है। तुम्हें ये भी मालूम होगा कि प्लांट के अंदर मुख्य तौर पर पानी कौन पहुंचाती है? रूट्स। जड़ों से ही तो मिलता है पानी। जब हम पानी पौधे में डालते हैं तो मिट्टी में पानी जाता है और मिट्टी से पानी जड़ों में जाता है और जड़ों से पूरे तने में जाता है। तो मेनली तो पानी का काम कौन करती है? रूट्स। लेकिन स्टोमेटा भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। तो ये भी पानी को एक्सचेंज कराने में मदद करता है वेपर्स की फॉर्म में। थोड़ा थोड़ा पानी वेपर बना बनाकर बाहर आता है। तो देखो अगला हेडिंग है कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड। देखो हेडिंग क्या डाला हुआ है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस रेट। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी स्पीड को बढ़ाना है या उसकी स्पीड को कम करना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने आज अगर कोई छोटा सा पौधा लगाया है और उसको तुम ज्यादा सूरज की रोशनी दोगे या ज्यादा पानी दोगे या ज्यादा CO2 दोगे तो पौधा अगले दिन ही बड़ा हो जाएगा। नहीं, वो चीज नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड को बढ़ाने का काम या ज्यादा करने का काम कैसे किया जा सकता है। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कौन कौन से कारण, फैक्टर का मतलब होता है कारण, तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ भी सकती है और जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम भी हो सकती है। देखो अब जरा, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने प्लांट को ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर सनलाइट नहीं आ रही, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती, तो बताओ क्या फोटोसिंथेसिस की स्पीड हैगी? नहीं, फोटोसिंथेसिस की स्पीड ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई सनलाइट ही नहीं आती, और जब सनलाइट ही नहीं आती तो कहां से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी काम करता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो देखो पहला फैक्टर तो यही हो गया और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो पहला फैक्टर पढ़ते हैं जरा। मैं ये नहीं कह रहा कि सनलाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए या सनलाइट होनी ही नहीं चाहिए। देखो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट दोगे उसका भी फायदा नहीं है, पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा अगर ज्यादा सनलाइट हुई तो, बहुत ज्यादा सनलाइट हुई तो। और अगर कम सनलाइट हुई या फिर तुमने उस पौधे को अंधेरे में रख रखा है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों ही चीजें दिक्कत हैं। अब जरा पढ़ते हैं नंबर 1 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है सनलाइट। नोट्स में ध्यान देना, अंडर लो सनलाइट, लो का मतलब होता है LOW, मतलब कि कम। अगर तुम कम सनलाइट देते हो तो अंडर लो सनलाइट फोटोसिंथेसिस ऑल्सो लो। तो अगर तुम्हारी सनलाइट कम है, अगर सूरज की किरणें आ ही नहीं रही हैं, तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी कैसा होगा? कम होगा। एंड इंक्रीज इन लाइट, और अगर तुम किसी तरह से लाइट को बढ़ाते हो, मतलब सूरज की रोशनी बढ़ा देते हो, अगर तुम सूरज की रोशनी बढ़ाते हो, इंक्रीज इन लाइट कॉजेस इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। रेट का मतलब होता है स्पीड। टू अ सर्टेन लिमिट, क्या लिखा हुआ है? सर्टेन लिमिट, मतलब एक लिमिट तक तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। अगर तुमने ज्यादा सनलाइट दी ना, लालच के चक्कर में अगर ज्यादा सनलाइट देने की कोशिश करी तो प्लांट खराब भी हो सकता है। इसलिए ना तो ज्यादा लाइट और ना ही कम लाइट, दोनों ही बातों का हमें पूर्ण तौर पर क्या रखना पड़ता है? ध्यान। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है टेम्परेचर। तुम्हें जैसा कि मालूम है, जब ज्यादा ठंडी के दिन होते हैं, बहुत ठंड, जबरदस्त ठंड, बर्फ गिर रही है, तो ये जो बर्फ गिरने वाली ठंड होती है ना, जब ओले गिरते हैं, जब स्नोफॉल होता है, तो जब ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होता है, मतलब बर्फ जो है टुकड़े टुकड़े बनकर नमक की तरह गिर रही है, जगह जगह सफेद ही सफेद हुआ हुआ है नमक की वजह से, लेकिन नमक नहीं है, बर्फ है। तो ये मौसम भी प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बहुत ही तेज गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तापमान हाई है, तो वो भी बेकार है। तो टेम्परेचर भी जितना हाई होगा वो भी दिक्कत, और जितना लो होगा वो भी दिक्कत। अब जरा बी पॉइंट में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर वाला फैक्टर कैसे असर डालता है। टेम्परेचर वाला फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस की स्पीड पर किस तरह से असर डालता है। टेम्परेचर की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस तेज हो जाता है, या फिर टेम्परेचर की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। तो देखते हैं टेम्परेचर में, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस तेजी से होगा, फोटोसिंथेसिस की स्पीड इंक्रीज करेगी बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे।
तो तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस तो बहुत तेजी से होगा, लेकिन नहीं, कहां तक, ये कह रहा है अगर तुम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दोगे बस। अगर तुमने 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने की कोशिश करी, फोटोसिंथेसिस की स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में नहीं, बढ़ाने के चक्कर में, अगर फोटोसिंथेसिस की स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में तुमने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम्हारा वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा तो होगा नहीं, खराब जरूर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तुम ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ाओ, 40 बढ़ाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री। मतलब अगर तुम टेम्परेचर को 40 डिग्री तक बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर तुमने उससे ज्यादा टेम्परेचर करा, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अबव दिस टेम्परेचर, अबव का मतलब होता है ज्यादा, तो अगर तुमने इस टेम्परेचर से ऊपर बढ़ा दिया, अबव का मतलब होता है ऊपर, अगर तुमने इस टेम्परेचर से ऊपर कर दिया, मतलब 40 से ऊपर कर दिया, तुमने 45 कर दिया, 50 कर दिया, तो अगर तुमने टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दिया, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ने की बजाय घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। एक फैक्टर और है, वैसे तो दो हैं, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसा कि तुम्हें मालूम है, फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने की जिम्मेदारी तो होती ही CO2 की है ना, मेन चीज क्या है, CO2। तो CO2 जितनी ज्यादा मिले उतनी अच्छी, मैं फिर से वही बोलूंगा, इतनी भी ज्यादा ना हो और इतनी भी कम ना हो, समझ रहे हो ना, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अब जरा पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस की रेट होगी, जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस की स्पीड होगी, वो स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अगर तुम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो, अगर तुमने CO2 ज्यादा सप्लाई करी तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, जरूरत से ज्यादा CO2 की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट फैक्टर देखते हैं, तो देखो लास्ट फैक्टर की तो कुछ खास बात है नहीं, वाटर। जैसा कि तुम्हें एक बात मालूम होगी, किसी भी प्लांट के लिए पानी तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पानी दे मार रहे हो, फिर पानी दे दिया, इतना बड़ा ड्राम उठा के लाए सर पर, हालांकि सर पर आएगा नहीं, तो मान लो तुम इतना बड़ा टैंकर लेकर आए और डाल दिया पौधे में, फिर 2 घंटे बाद फिर डाल दिया, फिर 4 घंटे बाद फिर डाल दिया, सारा दिन यही कर रहे हो, क्या तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? छोड़ो, फोटोसिंथेसिस भी बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारा शरीर भी बर्बाद हो जाएगा, इतना ड्राम उठाओगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो। ये कह रहा है कि आपके फोटोसिंथेसिस की स्पीड है ना कम हो जाएगी। लो का मतलब क्या होता है, कम होना। फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाएगी इफ द प्लांट्स आर इनएडिक्वेटली सप्लाइड। इनएडिक्वेटली का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेटली का मतलब होता है अपर्याप्त मात्रा में, या तो जरूरत से बहुत ज्यादा पानी दे दिया, या तो जरूरत से बहुत ज्यादा पानी दे दिया, या फिर जरूरत से बहुत ही कम पानी दिया है, ठीक है। देखो ज्यादा देना तो भी दिक्कत, और अगर कम दिया है तो भी दिक्कत, तो दोनों ही केस में तुम्हारे फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, सप्लाइड विद वाटर। तो कुल मिलाकर ये 4 फैक्टर है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था, टेम्परेचर। ये चारों फैक्टर सही तरीके से मिलते रहने चाहिए, ज्यादा मिलेंगे तो भी नुकसान है और कम मिलेंगे तो भी नुकसान है। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तुम्हें मालूम है डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, लीवर काम करता है, स्टमक काम करती है, माउथ काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन करती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में काम करती क्या है। तो अगर पेपर में आता है तो तुम जवाब दे सकते हो कि फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड के अंदर जितना भी फैट होता है, जैसा कि तुम्हें मालूम है फूड के अंदर सभी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, न्यूट्रिशन, है ना, तो इन सब चीजों को डाइजेस्ट करता है। और अगर मैं सिर्फ एक बात करूं फैट की, कि फैट कहां पर डाइजेस्ट होता है, तो मैं मालूम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड हुई भी होती है, मैंने लिखवाया था। इसका एक हिस्सा होता है ड्यूडेनम, एक हिस्सा होता है जेजुनम और एक हिस्सा होता है आइलियम। याद है कुछ? पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन कितने टुकड़ों में होती है? 3 टुकड़ों में। एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, एक पार्ट होता है जेजुनम और एक पार्ट होता है इलियम।
तो अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट कौन से वाले हिस्से में डाइजेस्ट होता है, ड्यूडेनम में, जेजुनम में। तो ध्यान रखना फैट डाइजेस्ट होता है ड्यूडेनम वाले हिस्से में। अब तुम कहोगे कार्बोहाइड्रेट कहां पर होता है, ठीक है, बाकी की चीजें कहां पर होती है। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो फैट के बारे में। तो जरा क्वेश्चन को पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तुम्हारे पास है। एक्सप्लेन रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन प्रोसेस। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। रोल का मतलब होता है काम। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है डाइजेशन प्रोसेस में, मतलब डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करती है या क्या काम करती है। तो जरा आंसर देखते हैं। देयर इज कंप्लीट डाइजेशन, शब्द क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट। क्या लीवर में कंप्लीट डाइजेशन होता है, नहीं। क्या स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है, नहीं। कंप्लीट डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद कहीं पर भी बिल्कुल डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो भी फूड होता है पूरी तरह से कहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। देयर इज कंप्लीट डाइजेशन, यहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसका भी, प्रोटीन उसका भी, और फैट उसका भी। और बल्कि मैंने तो ये भी बता दिया कि फैट कहां पर होता है, तो फैट डाइजेस्ट होता है ड्यूडेनम में। तुम कहोगे जेजुनम और इलियम में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इतनी बातें नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। और आगे लिखा हुआ है इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर। जैसा कि तुम्हें ये बात पहले से ही मालूम है, लीवर भी कुछ ना कुछ सिक्रीशन भेजता है अपना। क्या भेजता है लीवर, वाइल जूस भेजता है। तुम्हें याद है ना, लीवर जो है वाइल जूस भेजता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो सिक्रीशन का मतलब होता है बना हुआ। लीवर जो भी कुछ बनाता है, लीवर बेसिकली क्या बनाता है, लीवर बनाता है वाइल जूस। तो लीवर का सिक्रीशन क्या है, लीवर का सिक्रीशन है वाइल जूस। तो लीवर की तरफ से जो भी सिक्रीशन मिलता है और पैनक्रीज की तरफ से जो भी सिक्रीशन मिलता है, तुम्हें मालूम है ना पैनक्रीज भी एक ग्लैंड होता है। पैनक्रीज भी एक ग्लैंड होता है जो क्या बनाता है, जो पैनक्रिएटिक जूस बनाता है। लीवर बनाता है वाइल जूस और पैनक्रीज बनाता है पैनक्रिएटिक जूस। और ये दोनों के दोनों सिक्रीशन कौन ले लेती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों के दोनों सिक्रीशन कौन रिसीव करती है, दोनों के दोनों सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर लेती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर, ये लीवर का सिक्रीशन लेती है, एंड पैनक्रीज, और पैनक्रीज का भी सिक्रीशन लेती है फॉर दिस पर्पस। अगर पेपर में आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी मदद लेती है डाइजेशन करने में, तो तुम्हें बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन मदद लेती है लीवर की, स्मॉल इंटेस्टाइन मदद लेती है पैनक्रीज। और आगे देखो एक लाइन वो लिखी हुई है फैट के बारे में, स्पेशली फैट इज डाइजेस्टेड इन डेडोनम पार्ट, ड्यूडेनम पार्ट। तो अगर मैं बोलूं कि फैट कहां पर डाइजेस्ट होता है, तो तुम्हें बताना है कि फैट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आता है कि आपने डाइजेशन के मामले में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी, लीवर की बात करी, स्टमक की बात करी, सबकी बात करी, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ खास नहीं बताया। लार्ज इंटेस्टाइन का इतना खास रोल होता नहीं है डाइजेशन के मामले में, लेकिन फिर भी तो जितना भी लिक्विड सब्सटेंस होता है ना, वाटर होता है, तो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, पानी को कौन ले लेता है, तो पानी वाली चीजें ले लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो यही क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा वाला पार्ट इस्तेमाल करती है, वाटर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन सा सब्सटेंस यूज कर लिया जाता है, या कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है वाटर। बाई चांस एक नंबर में आ जाए या एमसीक्यू बन जाए कुछ। तो मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, उंगलियों जैसा। और ये दिखने में मैंने इतनी मोटी मोटी बनाई है, रियल में इतनी मोटी मोटी होती। मान लो ये इंटेस्टाइन है, ये मैंने एक इंटेस्टाइन बना दी, तो यहाँ पर है ना इस तरह से झाड़ियां सी होती है सारी की सारी, और ये किससे कनेक्ट हुई भी होती है, हमारी नसों से, हमारी वीन्स से। तुम्हें मालूम है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वीन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो खून बहाने वाली नसें होती हैं, और उन नसों से क्या जुड़ी हुई होती है, विलाई जुड़ी हुई होती है। खाने से जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है, खाने से जितनी भी एनर्जी मिलती है, खाने से जितनी भी ताकत मिलती है, खाने से जो भी मिलता है फूड से, तो वो सारा कुछ इन विलाई के माध्यम से किसमें चला जाता है, वीन्स में चला जाता है। इन विलाई के माध्यम से हमारे ब्लड में चला जाता है, इन विलाई के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। मुझे बताओ, अगर तुमने खाना खाया और खाना खाने की जो एनर्जी है वो एनर्जी बॉडी को मिली नहीं, तो क्या फायदा खाने का।
तो उस एनर्जी को पहुंचाने का काम कौन करती है? ये विलाई। तो विलाई का कई बार पेपर में ये आ जाता है कि काम क्या होता है वो बताइए, मतलब कि फंक्शन आ जाता है। तो विलाई क्या होता है वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन विलाई का काम क्या होता है ये नहीं बताया था। तो अब मैंने 2 पॉइंटों में इनका आंसर लिख दिया। मेंशन द फंक्शंस ऑफ विलाई। इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो भी इंटेस्टाइन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिशन हमें मिला है, तो वो सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब करवाती है? विलाई। वो हम सारा का सारा किसकी मदद से उपयोग कर पाते हैं? विलाई की मदद से। तो देखो ये मैंने पतली पतली लाइनें बनाई है, बहुत ही बारीक बारीक होती है, बहुत ही बारीक बारीक, और इनको बोला जाता है विलाई। और ये इंटेस्टाइन के अंदर लाखों करोड़ों की मात्रा में होती है, लाखों करोड़ों की मात्रा। बी पॉइंट देखो, इट ट्रांसफर्स द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द वेन्स। तो वही बात हो गई, ये न्यूट्रिशन को भी ट्रांसफर करता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है मतलब जो एनर्जी है, डाइजेस्टेड फूड मतलब एनर्जी, तो जो एनर्जी होती है उसको भी हमारे वेन्स तक पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर विलाई एक तरीके से बहुत अच्छा काम करती है, हमारे फूड से जो भी चीज मिली है उसको हमारी नसों तक पहुंचाने का काम, बॉडी तक पहुंचाने का काम, ब्लड तक पहुंचाने का काम विलाई करती है।